Janab, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another video, and today we have with us a very respectable guest, Mr. Jalaluddin Morani Saab. He runs a company which deals in confectionery items in the exports, specifically of the confectionery items. और he has been running this business for I think quite a long time. तो हम आज फोकस करेंगे स्टॉक के अंदर उन इश्यूज के ऊपर जो कि एक स्मॉल बिजनेस में, क्योंकि स्मॉल बिजनेस की डायनामिक्स थोड़ा लार्ज बिजनेस से डिफरेंट होती है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस की ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मसल्स भी नहीं होते हैं, कैश फ्लो भी उनको थोड़ा सा वल्नरेबल होता है। तो उन तमाम कंडीशंस के अंदर रहते हुए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के इश्यूज और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इश्यूज शायद हम सब तो कवर ना कर पाएं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर सकें। तो बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका। इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू ऑन दिस लाइव चैट। मैं ये चाहूंगा कि पहले आप अगर अपना बैकग्राउंड और कंपनी का बैकग्राउंड बता सकें, कब स्टार्ट हुई थी, कितनी जनरेशन गुजर चुकी हैं, किन किन एरियाज में आप डील कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपसे थोड़े किस्से कहानी सुनना चाहेंगे आपकी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर से बच्चे कुछ सीख सकें कि भाई ये मसले अगर आ जाते हैं बिजनेस में, खासतौर से सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से, तो उससे किस तरह निकला जा सकता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इंटरनेशनल केसेस तो हमें बहुत मिल जाते हैं एकेडमिया के अंदर, लेकिन अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो सीख तो उससे बहुत कुछ लेते हैं, जब वो प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो ये तो समझ लगे वो कहते हैं ना कि आटी दाल का भाव मुख्तलिफ है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी बिजनेस उन इश्यूज से कैसे डील कर सकता है, उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता है, इस हवाले से हम चाहेंगे कि आपकी कुछ स्टोरी सुने। जी, ओवर टू जलाल साहब प्लीज। मेरा नाम जलाल मोरानी है। मैंने एनईडी पास आउट होने के बाद मैंने कंसल्टेंसी शुरू की, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर डिज़ाइन वगैरह। 82 में हमने 1982 से ये काम शुरू हुआ, जब मैं एनईडी के अंदर ही था। और वालिद के इंतकाल के बाद 1984 में वालिद का इंतकाल हो गया और मैंने 88 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद से 2 साल तकरीबन कंसल्टेंसी करता रहा। तो 1991 के अंदर मैंने फिर कंपनी ज्वाइन की और उसको फिर एक जगह मर्ज किया। सारे हमारे पास 5-6 यूनिट थे उस वक्त तक, उस सबको एक जगह लेके आए और वो करते 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 आज यहाँ पहुँचे हैं हम। आज हमारी इंडस्ट्री साइट पर है और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई किए दूसरे बिजनेसेस। पैकेजिंग इंडस्ट्री में आए हम लोग, फिर एक्सपोर्ट में राइस एक्सपोर्ट और कमोडिटी एक्सपोर्ट की कंपनी बनाई एक। इस तरह ये 3-4 कंपनियां, फूड केमिकल की एक कंपनी हमने बनाई जो फूड केमिकल और फूड रिलेटेड चीज़ों को सप्लाई करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को। तो ये 4 यूनिट इस तरह चल रहे थे। तो शुरू में आपने कन्फेक्शनरी से आपके वालिद साहब ने स्टार्ट किया था? जी, कन्फेक्शनरी और हम ओवरऑल सभी देख रहे थे। कन्फेक्शनरी तो मदर इंडस्ट्री थी, इसकी जो सब्सिडीज आती गई वो उसके साथ तो हम उसको भी देख रहे थे। हम सब उसमें तो पार्टनरशिप में वो चला रहे थे उसको, ऑपरेशन वो देखते थे, बाकी हमारी ऑफिस हेड ऑफिस सारा फाइनेंशियल ये वो सब हम देखते। तो इस तरह ये चलता रहा। सोशल एक्टिविटीज़ का है तो मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहा, यूनिवर्सिटी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा और इसी तरह गवर्नमेंट में मैं इसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहुत सारी कमेटीज़ में मेंबर्स रहा, अब भी हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ। पाकिस्तान जर्मन बिजनेस फोरम के अंदर भी मैं एज ए मेंबर रहा। अब वो डिज़ोल्व हो गई बिजनेस फोरम और वो बन गई है पाकिस्तान जर्मन पाकिस्तान बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज समथिंग कमीशन बन गई है वो, और उसमें अब इन्वॉल्व हैं थोड़े। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो काम करते रहे हम इसमें बहरहाल, लेकिन मदर प्रोजेक्ट हमारा यही रहा, पल कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड, और इसी को हम देखते रहे और इसी से बाकी चीज़ों को करते रहे। तो ये तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था और अल्लाह के फजल से दुनिया देखने का मौका भी मिला। बहुत सारी कंट्रीज गए, यूरोप से लेके अफ्रीका, फार ईस्ट, बहुत सारी जगहों पे
प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से और इस हवाले से मशीन बाइंग के लिए, तो ये सब चलता रहा अभी तक। तो मेरा इस और अभी सवाल ये भी था कि एक्सपोर्ट्स में आप कब शामिल हुए, क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा तो गालबन आप डोमेस्टिकली सेल कर रहे होंगे आइटम्स को, फिर एक पॉइंट आया होगा जब आपने सोचा कि आप एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, तो वो कब हुआ, और फिर ये कि उसमें वो किस तरह से आगे चला, क्या आपको मुश्किल आई, कैसे हल किया आपने? एक्सपोर्ट में ऐसा हुआ कि हमारे पास लोकल बायर आया करते थे पहले कि हमें ये दे दे, हम अफ्रीका भेजेंगे, ये करेंगे। तो शुरू में तो नहीं इंटरेस्ट ले रहे, और शुरू मैंने उनसे किया, उनको मैं लोकली देता रहा। फिर मैं ईपीबी, ये जो होते हैं हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, टिडाक जो बन गया है, उनके एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट में करता था। वहां से फिर चैनलाइज किया चीज़ों को, जिनके अंदर 2000 से लेके 2012 तक हम एग्जीबिशन करते थे वहाँ पर, और उससे हमें काफ़ी अच्छे बायर मिले, मिडल ईस्ट के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, इवन यूएसए के, यूरोप के। तो वो इस तरह फिर बढ़ता गया, चीज़ें होती गई। लेकिन क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, ये सारा डिपेंड करता है आपकी करेंसी पे, आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, अप डाउन बहुत ज़्यादा होती है, तो बायर कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। वो कभी इंडिया चले जाते थे, फिर चाइना ने बहुत बड़ा हिट किया हमें, चाइना चीप प्रोडक्ट बना के बेचता था, इंडिया भी चीप प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो वो हमें पाकिस्तान वायबल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पावर सेक्टर है या जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव है, हमारी लेबर भी एक्सपेंसिव है चाइना और इंडिया से, तो हमारे लिए बड़े इश्यूज रहे, तो हम एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। फिर लेकिन रिसेंटली अभी फिर से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बूम आना शुरू हुआ था कोविड से पहले, और फिर कोविड ने ये मसला खड़ा कर दिया है, बट होपफुली फिर से हम वापस से कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली हम 30-40% एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी। एक्सीलेंट, सही। सप्लाई चेन के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यकीनन जी। कुछ काम ऐसे होंगे जो कि आप खुद करते हैं, कुछ आपने आउटसोर्स किए होंगे। आपका यकीनन एक मैकेनिज्म होगा कि सप्लायर्स को कैसे चूज करना है, कौन सा सप्लायर अच्छा है, कौन सा बुरा है, और ये कि प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपके क्या प्रोसीजर्स हैं कि आप किस तरह उस पर जो है अपने प्रोसीजर इंप्लीमेंट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अच्छी चीज़ आए सप्लाई के अंदर। और मैं चाहूंगा कि आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा अपना वाकया सुनाइए सप्लाई चेन के अंदर प्रॉब्लम के हवाले से, कि जिसके अंदर से बहुत सी लर्निंग स्ट्रीम्स निकल सकें। जी। जब कंपनी ग्रो करने लगी तो हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर चलता था जो फोक्स प्रो बेस्ड था, तो मैंने काफ़ी थॉट दिया, फिर मैंने कहा कि यार ये मसला हल नहीं करेगा। इसमें मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, बैलेंस शीट मेरे अकाउंट्स ने दी मुझे, मैंने वो डेबिट करके रख लिया अपने पास। फिर थोड़े से बाद मैंने फिर उसका एक प्रिंट मंगवाया, तो मैंने देखा वो दोनों में फ़र्क है। मैंने कहा यार ये इसके लिए हो रहा है कि स्टाफ है वो डायरेक्ट जाके डेटा चेंज कर देता है, उस सॉफ्टवेयर फ्लो था। फिर मैंने सेव बाई की जो है वो बड़े सॉफ्टवेयर चलाती है, और दूसरे कंसल्टेंट हैं जो साइज और थोड़ी सी लार्जर कंपनीज के लिए। तो मैंने वो फिर बाई किया, तकरीबन 12 या 14 लाइसेंसेस के साथ, एनुअल फीस देता हूँ। किस सन की बात है तकरीबन जनाब? 5 मिलियन रुपीस का, जो बड़ा शोर हुआ हमारे यहाँ कि इतना इन्वेस्टमेंट तो सस्ते मिल जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो उसकी ब्यूटी मैंने देख के लिया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भी और उससे एक ये कब की बात है जलाल साहब? तो ये मैंने करा था 2010 में, इसको 10 साल हो गए तकरीबन। तो मैंने इसलिए, लोगों ने कहा नहीं बनवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो सब कुछ मैंने किया, उसमें भी 2-3 मिलियन मैंने जाया भी किए। तो मैंने कहा ये सेट जो है वो चल रहा है, उसके अंदर पूरी उनका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हुआ है, उनके जो भी फ्लोज होते होंगे, जैसे वो मिडल ईस्ट में चलता है,
जैसे ये यूरोप में चलता है तो उनके जो बिजनेसेस के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो इसमें इन हुए होंगे, उस एक्सपीरियंस को देख के ये डेवलप करते जा रहे हैं, और जब भी अपग्रेड होता है वो हमें भेजते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम अपग्रेड कर लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस इसमें शामिल है। जो हम नए लोगों से अगर बनवाने जाते हैं तो वो इस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते कि वो जो फ्लोज हैं क्या है क्या नहीं है। इसकी एग्जांपल देता हूँ कि पहले जब हम पुराने सॉफ्टवेयर पे चलते थे तो एक डॉक्यूमेंट इस टेबल से उस टेबल से थर्ड फाइनल उस पे जाता था। इसके अंदर एक ही बंदा सब कर लेता है और ट्रैक किसका मिल जाता है, जो भी चाहे एक उस पर ट्रैक मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी कोने में आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। तो वो एक इसमें थी। इसी तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा नाम नहीं लेता उस इंस्टीट्यूशन का। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर में। तो उनके एक नए प्रेसिडेंट साहब आए, ब्रीफिंग ले रहे थे सब डायरेक्टर से। तो आईटी के डायरेक्टर से उन्होंने ब्रीफिंग ली। तो उन्होंने कहा कि बताएं आपने क्या करा है क्या नहीं करा। बोला सर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और हमने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर बचा लिए हैं, ये कर लिया है वो कर लिया। तो उन साहब ने छूटते ये बोला कि ये आपको किसने कहा था कि आप खुद बनाए ये चीज। बोला सर पैसे बचाने थे। बोला आपने पैसे बचाए नहीं गंवाए। साहब ने पूछा कैसे। बोला देखें आपने सॉफ्टवेयर जो बनाया ना वो आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना बनाया, आपने इसमें कहीं से बाहर का एक्सपीरियंस नहीं डाला है। और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो होता ये है कि हमारा जो स्टाफ होता है वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बनवाता है। अब जब वो बनवाता है तो उसमें लोग मैन पावर बढ़ा देते हैं और सॉफ्टवेयर का उतना फायदा नहीं होता। तो वो साहब ने उनको बोला कि मुझे ही नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने पीपल सॉफ्ट का मेरे ख्याल से $10 मिलियन का वो सॉफ्टवेयर खरीदा। स्टाफ 60% स्लैश हुआ और एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया, पेपर फ्री हो गया वो एनवायरनमेंट। और उन्होंने कहा उन्होंने उतनी अमाउंट जो है वो 2 साल के अंदर रिकवर भी कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है हमारे यहाँ, जो लोग ये सोचते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो आगे जो होगा, आपको रैक पे मिलेगी चीजें और आपको सिर्फ एनुअल लाइसेंस देने होंगे और वो आप यूज करेंगे, आपको ये फायदा है इस सब्जेक्ट में। अब हम आ जाते हैं हमारी सप्लाई चेन के हवाले से बात करने के लिए। सप्लाई चेन में सबसे बड़ा इशू ये है, सप्लाई चेन शुरू कहाँ से होती है। आप जब फोरकास्टिंग लेते हैं सेल्स की, उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं, पैकिंग मटेरियल बाय करते हैं, उसको स्टोरिंग करते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो मार्केट में जाता है और फिर वहां से पैसा आके ये पूरा साइकिल चलता है। अब होता ये है कि बहुत सारे ब्लंडर्स होते हैं, जिसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रशियन बायर से काम कर रहा था। तो हमारी पॉलिसी होती है कि अगर आप अपना लेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको उसकी डिजाइनिंग फीस और बाकी जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी पैकिंग मटेरियल की। उन्होंने दे दी, हमने कर लिया। अब जाहिर है कि रॉ मटेरियल प्रिंट होता है तो एग्जैक्ट फिगर में नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो कुछ बच भी जाएगा। अब नेक्स्ट कंटेनर के लिए उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो इसमें ये चेंज करना है कि हमें नेचुरल कलर चाहिए। मैंने बोला इस पर तो प्रिंट किया हुआ है, तो ये सब कहाँ डालेंगे। तो देखें बात करने की थी सिर्फ, हमारे एक्सपोर्ट मैनेजर बोले थे नहीं सर ये नहीं करेंगी, ये पार्टी नाराज हो जाएगी। मतलब कैसे नाराज हो जाएगी। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारे इसके बाद दूसरा काम होगा। वो उसने लिया, वो समझ गया बात कि भाई हाँ ये तो मसला है। उसको हमने डाल दिया कंटेनर में और उन्होंने वहां मैनेज कर लिया सब जो भी चीज है। अब होता क्या डंप कर देते और एनुअल फिगर में जब नजर आता है कि यार ये डंप मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको कंज्यूम क्यों नहीं किया। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ। एक बायर ने निगोशिएट किया बहुत अच्छी प्राइस में और इस बात पे कि मैं 5 कंटेनर लूंगा, 10 कंटेनर लूंगा मंथली, ये हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर साहब ने ये किया कि रॉ मटेरियल खरीद लिया 5-10 कंटेनर का। तो मैंने कहा ये क्या करा आपने। बोला सर उन्होंने वादा किया। मैंने पैसे दिए उन्होंने। बोला नहीं। हुआ ये कि वो 1 कंटेनर लेके भाग गया क्योंकि उसको चीप प्राइस मिल गई। अब वो सारा डंप हो गया हमारे पास। अब हम क्या करें।
उसके नाम से प्रिंट है, हम कहीं और बेच भी नहीं सकते। तो बात ये है कि दूसरी इसमें लॉजिक ये होती है कि आप ये देखते हैं कि आपने ये रॉ मटेरियल खरीदा, अब ये डंप हो गया, अब ये पड़ा हुआ है आपके, तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कौन करेगा? आपको 5 रुपए सस्ता तो शायद उसने दे दिया होगा, 5% सस्ता दे दिया होगा, चलो रॉ मटेरियल वाले ने, लेकिन जब वो कैरिंग कॉस्ट के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो वो 5% नहीं, आपको 20% महंगा पड़ा, और डंप हो गया वो अलग। इसको मैनेज करना, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर जो आप पैसा लगा रहे हो और जो आपके स्टोर में पैसा पड़ा हुआ है, जो रॉ मटेरियल, दोनों को साथ पैरेलल लेके चलना होगा। अगर आपने जरा सी भी ये की कोशिश कि आपका रॉ मटेरियल एक्सेस हो गया है, तो आपकी मार्केट के अंदर जो पैसे आने हैं वो स्लो हो गए, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे, आपको लोन लेनी पड़ेगी। और आप, तो ये जो चीजें चैनल को चलाने के लिए जो चीज करनी पड़ती है वो ये तरीके होते हैं। अभी मैं बताऊं कि मैं 2-3 साल बिजनेस सिस्टम से आउट रहा, बच्चे बाहर चले गए थे तो थोड़ा आना जाने में मसरूफ रहा, तो तकरीबन अच्छा खासा माल डंप पड़ा रहा, डंप हो गया यहाँ पर। अब हमने उसको फिर शुरू किया, भाई ये क्या ड्रामा है सर। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जिन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आती ना, कि आप कैरिंग, अगर आप 5% डिस्काउंट पे ले रहे हो और उसको अपने गोडाउन में रख रहे हो और कंजम्पशन कितने अरसे में होगी, अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती तो आप सप्लाई चेन में बहुत पुअर हो। उस सप्लाई चेन का सबसे पहला रूल ही यही है कि आपको ये दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है, जो ये एक्सेस इन्वेंट्री की वजह से बताता हूँ। अच्छा, होता ये कि आप जो पैकिंग मटेरियल है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, उसको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी डेंजरस होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड में चीनी होती है, हो भी गई तो हम शायद मार्केट में बेच भी सकते हैं और उसको कैश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पैकिंग मटेरियल एक्सेस हो गया तो वो आप किसी काम का नहीं। उसकी रीजन दूसरी ये भी होती है कि हमारी मार्केट के अंदर प्राइसिंग फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अब आप टीवी अगर लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, टीवी आपने एक लिया है कोई एलसीडी 20,000 रुपए का छोटा सा, तो अगर थोड़ी प्राइस बढ़ेगी तो वो 20 की जगह 25 में तो वो बेच सकता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 रुपए की प्रोडक्ट आपने बनाई है तो आप 6 की नहीं बेच सकते। तो अब प्राइस बढ़ेगी तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे उस 5 रुपए को? ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो उसको बैक कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि वो कहाँ से इसको निकालें इसमें, तो वो पैकिंग मटेरियल वहां भी फंस जाता है। तो पैकिंग मटेरियल ऐसी चीज है जिसको आप सिस्टम के तरीके से लेके चलें। एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर प्रिंटिंग पे चले जाएं किसी चीज को प्रिंट करवाने, फॉर एग्जांपल ये एक लॉजेंजेस है, ठीक है ना, ये हम बनाते हैं, तो इसकी अगर साइज छोटी करनी है आपको, इसका जो प्रिंटिंग के लिए जो बेसिक चीज होती है उसको कहते हैं सिलेंडर, जिस ईचिंग सिलेंडर होते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप तकरीबन 1,000 किलो इसको प्रिंट करेंगे तो हम सिलेंडर आपका फ्री कर देंगे। और दूसरा, ये लॉजिक बता रहा हूँ, दूसरा ये है कि आप इस सिलेंडर की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए मुझे दे दें, आप फिर जितना प्रिंट करवाना चाहते हैं 200, 300, 500 जो भी, वो आप कर देंगे। तो मैं फिर लॉजिक नंबर 2 पे जाता हूँ, इसलिए कि मैं कैरी करके रॉ मटेरियल को ले जाने से बेहतर है कि आप रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा ले लें, तो आप सेव कर लेंगे। ये वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपने मैनेज कर सकते हैं। जो आपका इन्वेंट्री सेक्शन है, इन्वेंट्री सेक्शन को बड़ा इंटेलिजेंटली अगर मैनेज नहीं करते आप, तो आपकी कंपनी वहीं से शुरू होती है डाउनफॉल की तरफ, इन्वेंट्री की वजह से, मार्केट की वजह से नहीं, इन्वेंट्री की वजह से डाउनफॉल होता है। अब दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू मार्केट की तरफ ले लेते हैं। हमारे सेल्स के लोग बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हर जगह होता है ये, सर हम इतनी सेल कर देंगे, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। अब उसमें हम 2 सेल होती है, एक होती है डंप सेल, यानी आपने सेल बढ़ाने के लिए आपने किसी से बात करके उसके गोडाउन को भर दिया उधार में, क्रेडिट पे दे दिया उसको, अब अगले महीने वो सेल आ नहीं रही और उस फोरकास्ट की बेस में आपने रॉ मटेरियल मंगा लिया है,
और अगले 2 महीने में पता चला वो तो बिल्कुल ही गलत सेल थी, वहां फंसा देते हैं ये। तो आपको इंटेलिजेंटली ये देखना है कि मार्केट साइज एक्चुअली है क्या, रियल साइज की है, हाइपोथेटिकल नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने लिख के साइन करके दे दिया आपके सेल्स के स्टाफ ने कि सर इतना बना दें, आपका काम हम कर देंगे। तो रियल मार्केट क्या है वो बड़ा इसमें वो करता है, प्ले करता है। और इस वजह से भी मार्केट के अंदर लोग क्रंच में फंस जाते हैं कैश फ्लो के अंदर, और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ज़ाहिर कैश फ्लो आपका रुक जाएगा तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकोगे, जब प्रोडक्शन नहीं कर सकोगे तो जो सेल आपकी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी आपको, फिर इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो हम एक प्रॉब्लम जो आपने बीच में जिक्र किया कि कभी आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, आप क्या करें, तो मैंने एक सिस्टम बनाया था 3 मंथ फोरकास्ट सिस्टम। मैंने कहा कि भाई आप 3 महीने की फोरकास्टिंग कर लें आप पिछले हिस्ट्री को देख के, और आप मैक्सिमम 3 महीने का मटेरियल अगर खरीद भी लेते हैं और अगर सेल भी नहीं होता तो 6 महीने में हो जाएगा। अगर रनिंग प्रोडक्ट है तो 6 महीने में, तो साल में हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है तो आप 3 महीने का मटेरियल 1 महीने में खत्म भी कर दोगे तो इशू नहीं है, अगले महीने आप ले सकोगे। तो उस फोरकास्ट की वजह से होता ये कि आपकी मार्केट के अंदर वैक्यूम नहीं आता, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा सा कैपिटल इन्वॉल्व करना पड़ता है कि इतना आपके पास ये चीजें रहें। नंबर 3 ये होता है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको रॉ मटेरियल रखना कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करते तो भी फंस सकते हैं। कभी कभी मैंने कहा ना, जैसे कि 5% डिस्काउंट पे आप बल्क ले लिया आपने, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपके गोडाउन की, अगर फॉर एग्जांपल गोडाउन की आप 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट स्पेस हायर की हुई है आपने, तो उस 20 रुपीज के स्क्वायर फीट के ऊपर जितना माल रखोगे उस पर 20 रुपीज तो आपका लागू होता है ना, वो कैरिंग कॉस्ट तो आपको लगानी होगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो बनता है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो जब आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे यार ये 5% तो नुकसान हुआ बल्कि इससे। जलाल साहब, कभी आपके पास ऐसा हुआ वाकया जहाँ पे आपको ये कॉस्ट जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से बेयर करनी पड़ी हो? जी जी, बहुत सारे वाकयात हुए हैं ऐसे, जिसमें जैसे मैंने एक आपको बताया 5 to 10 कंटेनर का ऑर्डर ले लिया सबने, हुआ। फिर इसी तरह ये डंप सेल के केसेस तो बहुत होते हैं हमारे पास, जिसको बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है। और इस तरह के वाकयात की तो भरी पड़ी हमारे पास कहानी है। हम उस मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं हम लोगों की, वहाँ पे भी बड़ा सेफ खेलना पड़ता है। एक वाकया है इसके हवाले से, एक कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनकी हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और मेरी वालदा की तबीयत बीच में बीमार हो गई तो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा ज़्यादा, मैं उनकी तरफ लग गया था। तो हमारे लोगों ने उसको क्रेडिट में दे दिया, मैं क्रेडिट कभी नहीं देता था। हुआ ये कि वो, हमें आइडिया हो गया था लोगों को, लेकिन उनको, हमारे लोगों को आइडिया नहीं था कि ये कुछ गेम खेल रहे हैं। उस बंदे ने बहुत बड़ा गबन करके बहुत सारी कंपनियों के साथ वो भाग गया, और रॉ मटेरियल हमारे पास डंप हो गया जो हमारे किसी काम का नहीं, और पैसे भी हमारे फंस गए। वो भी कहीं, वो बंदा ही नहीं है पाकिस्तान में का, पता नहीं दुनिया में कहीं नजर मिल ही नहीं रहा किसी को, FIA वाले उसको ढूंढ रहे, वो नहीं मिल रहा। तो इस तरह के मामला हैं जो होते हैं कभी कभार। तो आपको बड़ा, ये ऐसे लोग हमेशा आपको बोल बच्चन देंगे और क्रेडिट ले जाएंगे और भाग जाएंगे। ये इस तरह के बहुत सारे मामला थे। इसी तरह के एक्सपोर्ट का हमारे पास एक केस आया था कि उनको शुगर चाहिए, तो मेरे भतीजों को बहुत तो शौक था, नए नए आए थे, तो मैंने कहा बेटा इसका वो लेके आओ, लेटर ऑफ इंटेंट। तो उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट यूनाइटेड बैंक का बना के भेज दिया। मैंने कहा ये जाली है, इनको शुगर चाहिए पूरा शिप लोड, और ये जो लेटर बना के आया ना वो जाली लेटर है। बोला नहीं नहीं चाचा ये बिल्कुल सही है, ये बोला बिल्कुल जाली है बेटा, मैं अभी बैंक से चेक करवा रहा हूँ। मैंने जाओ बैंक में लेके जाओ, दिखा के आओ। इसके ऊपर ना बैंक का रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है,
ना बैंक के मैनेजर का नाम लिखा हुआ है, ना उसका एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है। तो वो मैंने बचा दिया उनको, मैंने बोला इन चक्करों में नहीं फंसना। ये कितने टन का ऑर्डर था? वो पूरी शिप लॉट चाहिए थी उनको यूएनओ के लिए। अच्छा, मतलब ये क्या हम रेंज पाकिस्तान होती है से इसकी नहीं करते, हम टनेज? बाहर से करते हैं। टनेज में वेट में क्या रेंज होती है शिप लोड में तकरीबन? जी सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि शिप लोड की जब हम बात कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ टनेज तकरीबन कितना वेट बनता है ये? 5000 टन से लेके 10,000, छोटी शिप होती है तो 5000 टन होती है, इस सही। तरह। सही। तो ये इस तरह के मामला बहुत होते हैं, हम्म। जिसमें अच्छा, आपने हम मार्केट वाली एंड की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम बायर की बात कर रहे हैं। अगर हम हाँ सप्लायर लोग। वाली साइड पे भी आ जाएं, और अब आप अगर आप सोचेंगे सप्लायर्स, क्योंकि मेरा जो मतलब मैं भी छोटे मोटे जो है बिजनेस के अंदर हाथ डाला हुआ है, तो मुझे अंदाजा होता है कि सप्लायर्स को डील करना जो है वो एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अच्छा सप्लायर एग्जैक्टली। तो एक नेमत होता है जो कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ टाइम पे दे दे जब वो वादा करे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जालसाजी और धोखाबाजी है उसमें ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो आप तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई वाकयात बताएं जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो फिर आपने उसको डील किया। देखें इसमें सबसे पहले तो ये सारा एक्सपीरियंस के बाद हमने डिसीजन लिया कि हमारे लोग विजिट कंपनी को मैनेजर वो जाके उनकी कैपेसिटी आइडेंटिफाई करेंगे, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी से मैच हो रही है नहीं हो रही, क्वालिटी मैच हो रही है नहीं हो रही, उसके बाद उसको हम इनरोल करते हैं हमारे सप्लाई चेन के सिस्टम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे बाहर थे यूके के, तो उनको कुछ एक पैकिंग मटेरियल स्पेशल था। तो एक साहब को बुलाया, मैं हमने बता दिया, बोला ये बंदा है करेगा। हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, आपने कहा है। तो हमने बुलाया उससे, उससे बातचीत की और उसको दे, वो 1 साल के अंदर भी नहीं दे सका। 1 ईयर लगा दिया उसकी कैपेसिटी, और वो इस तरह के होते हैं। फिर भी नहीं, आप उनकी फैसिलिटी करेंगे, वो सारी बाद हम उनसे डील शुरू करेंगे। और हम एक वेंडर नहीं रखते, हम 3 से 4 वेंडर रखते हैं एक ही प्रोडक्ट के, ताकि प्राइसिंग करें उसके अंदर। और ये वजह ये भी होती है कि हम मेजर आइटम की 2 से 3 सप्लायर रखते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाता है तो हमारी सप्लाई चेन जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम दूसरे से फिर अवेल कर लें। ये जिस यानी सप्लायर किसी की से आपने 75%, जी जी सॉरी, किसी जिस से सप्लायर की आपने 75% ले रहे हैं। जी सॉरी, बोले सर। सॉरी, आप मुकम्मल कर लीजिए फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो किसी से 75% ले रहे हैं, किसी से 25% ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं। तो इस तरह क्या है कि उनको ऑनबोर्ड के फ्यूचर में कोई मैं पूछना चाह रहा जी। था, वो सप्लायर की आपने बात की थी, तो वो क्या क्या आपको कोई रॉ मटेरियल दे रहा था, पैकेजिंग का सप्लायर था, किस चीज़ का सप्लायर वो था? पैकेजिंग मटेरियल का सप्लायर था। वो टीन, जैसे बिस्किट के टीन नहीं आते, इस तरह के टीन बनाने थे। अच्छा। तो वो टीन बनाने के लिए उनको दिया था। अब वो किसी ने रेफर कर दिया, हमने भी देखा नहीं, उसको दे दिया। अब वो प्रॉब्लम में दिया। बाद में फिर हमने बड़ी कंपनी को दे के वो फिर ऑर्डर कंप्लीट कराया उन साहब का। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो ये वाले मामला ऐसे हैं कि अगर आपको ये सारी रिसर्च होनी चाहिए। दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि आपके पास सप्लायर खुद आ रहा है, दूसरा ये होता है कि आप रिसर्च करके ढूंढते हो। मेरी आदत है कि मेरे भी existing होता है लोकल लोग, तो मैं प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, मैं अपने लोगों को दे देता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि हमारे जो नीचे का स्टाफ है, मैनेजर्स वगैरह, उनको पता है कि बॉस को सारी इंफॉर्मेशन है, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको नई इनोवेशन का पता चलता रहता है कि जैसे मुझे कर सकता हूँ। तो ये उनको आइडिया हो जाता है कि ये दो चीजें हमें हमें फायदा देती है जब आप एग्जीबिशन में जाते हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारे मतलब का तो है नहीं। अब जैसे मैं फार्मा के एग्जीबिशन में गया, तो एक मरतबा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फार्मा के एग्जीबिशन में गया, तो घूम रहा था, तो एक साहब मुझे मिल गए वहाँ पे स्टॉल पे। पता चला वो machine पे parts बनते हैं बहुत अच्छे। तो हमारे को कांटेक्ट अच्छा मिल गया और हमने उनसे बनवाना शुरू कर दिया। जाहिर है कि फूड और फार्मा के अंदर फर्क तो नहीं है मशीनों में। बहुत चीजें आपको मिल जाती है। मैं दुनिया के एग्जीबिशंस भी अटेंड करता हूँ इसी हवाले से, कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चीजें नहीं आ रही हैं, क्या आप पैकिंग मटेरियल के अंदर आप ले सकते हो, सप्लाई चेन के अंदर क्या नए इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, इनमें आपको फायदा होता है। जी सर, अच्छा, नेक्स्ट वेयर क्वेश्चन सर। हाउसिंग जो है आपकी, इस हवाले से बताइएगा कि आप, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो कंपनी है वो इस वक्त मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के अंदर में ख्याल से शामिल है। वेयर हाउसिंग की प्रैक्टिसेस क्या हैं आपकी? क्या आपके पास अपने ही ओन्ड वेयर हाउसेज हैं या फिर कि आपने ये सब चीज़ आउटसोर्स की हुई है? देखिए, रॉ मटेरियल साइड पर हमारे अपने वेयर हाउसेज हैं, वो भी फैक्ट्री के अंदर ही हैं। हमने ऐसा बनाया है कि वो चार्ज जो है वो आप करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाया है कि फ्लो कैसे होगा, रॉ मटेरियल इन कहाँ से होगा, और फिनिश जो वेयर हाउस होगा वो बिल्कुल गेट पे रखा है ताकि वहां से डिलीवरी हो जाए। इस तरह पूरा चेन सिस्टम है। कुछ हमारे फिनिश गुड के वेयर हाउस बड़े सिटीज में है, जैसे पिंडी में है, लाहौर में है, ताकि ट्रांजिट टाइम कम हो जाए। सखर में है हमारा, इस तरह ट्रांजिट टाइम कम हो जाए। जी, वो आवाज बंद कराओ, यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो ये वेयर हाउस हमने वहाँ रखे हुए हैं ताकि ट्रांजिट टाइम कम हो और रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट मिल जाए मार्केट के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। तो वेयर हाउसिंग हम इस तरह करते हैं। और तो वेयर वेयर हाउसिंग हाउसिंग का, जो दूसरे शहरों की वेयर हाउसिंग है, ये आपने आउटसोर्स की हुई है या आप ओन करते हैं? नहीं, हमने कुछ ऑन भी की हुई है, कुछ आउटसोर्स भी की हुई है। अच्छा, मेक सेंस। कुछ बढ़िया। आउटसोर्स जैसे सोल डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, हम्म सखर में और पिंडी में हमारे अपने हैं। हम्म। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की आपने बात की थी और एक बहुत ही अच्छी बात की कि इन्वेंट्री, अमूमन हम थियोरेटिकल टर्म्स के अंदर इन्वेंट्री को कहते हैं नेसेसरी इविल, यानी कि कुछ हद तक ज़रूरी भी है, लेकिन ये काफ़ी इविल चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें पैसा एंगेज हो गया तो जिस तरह आपने कहा कि आप फाइनेंशियल ट्रबल का शिकार हो जाएंगे, फिर वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो शायद आप बेच भी नहीं सकते, आपके पैसे एंगेज हुए हुए हैं उसमें। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल डिसीजन होता है कि आपको अपने इन्वेंट्री के लेवल्स कितने मेंटेन रखने हैं। इससे जो एक डायरेक्टली एसोसिएटेड चीज है वो आपकी कैश फ्लो मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आपका कैश का फ्लो कहीं भी रुकता है, पेमेंट रुक जाती है, तो आपकी सैलरीज, आपकी यूटिलिटी के बिल्स, आपके रॉ मटेरियल की जो पेमेंट्स है वो भी यकीनन रुकेंगी। पूरा एक सिस्टम है जो कि रुक जाएगा। इस हवाले से अपनी एक तो प्रैक्टिसेस बताइए कि पाकिस्तान की इमारत में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कोई नहीं है, अगर आज आपसे कोई वादा करता है कि मैं आपसे चीज लूंगा, अभी तो आपने सिर्फ एक्सपोर्ट का जिक्र किया, लेट्स से लोकली अगर आपसे कोई वादा करता है मैं लूंगा और फिर वो फिर जाए, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको मनवा सकें कानून के जरिए से। फिर आपको मेरे ख्याल से कोई अपने देसी तरीके इस्तेमाल करने होंगे जो कि पाकिस्तान के अंदर स्मॉल बिजनेस ने कोई अडॉप्ट किए हुए हैं। इस हवाले से आप बताइए, और बल्कि आप एडवाइस भी दीजिए कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनमें कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, उनको उनकी जो अपनी पेमेंट की साइकिल है वो किस तरह से मैनेज होनी चाहिए, जो रिट्रीवल की साइकिल है वो कैसे मैनेज होनी चाहिए, और कोई अगर ऐसा वाकया हो जिसके जरिए आप चीज समझा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसमें हमारी जो प्रैक्टिस रही है अभी तक, हमने क्या करा है कि हमने जो कंट्री के लोग हैं, उन पे हमने उनकी जो सैलरी है उसका कुछ परसेंट हमने एज ए इंश्योरेंस हमारे पास जमा करते हैं। और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसको भी आप माल दे रहे हैं ये पेमेंट आपने ही वसूल करनी है। तो उनको भी आइडिया होता है कि हमारी 1% तक मरेगी तो इसमें से मैं कवर कर लूंगा, उनको आइडिया होता है, इसलिए वो कुछ कहते नहीं कि नहीं सर आप रखें ये पेमेंट। तो वो एक प्रेशर रहता है उन पे कि यार मेरे पैसे फंस जाएंगे अगर ये नहीं मिले पैसे तो।
इस तरह बहुत सारी चीजें सही रहती हैं। देखिए, सेल के लिहाज से तो मामला तो ये है कि लोग हमेशा क्रेडिट के अक्सर देखने के लिए, तो एक मुल्तान में हम गए, तो एक साहब ने आवाज मारी कि सर आए, बैठे हैं, ये वो। मेरे साथ मेरे मैनेजर भी थे, तो वो कहने लगे कि सर मुझे माल चाहिए, ऑर्डर लिख लें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इकबाल साहब ऑर्डर लिखें इनका। तो मैनेजर ने कहा कि सर क्या कर रहे हैं? मैंने लिखो सर। बहरहाल मैंने बोला आप हिसाब बनाए। आप मैनेजर को मैंने कहा, उन्होंने हिसाब बनाया, और मैंने उस दुकानदार को या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने उसको कहा यार ये पैसे बने, आप पैसे एडवांस दे दे तो हम माल भेज देते हैं आपको। मुझे कहता सर आप उधार नहीं देते? मैंने नहीं, उधार नहीं देते। तो मेरा मैनेजर हंसने लगा। मैंने बोला तुम क्या मुझे वो समझते हो? तो आदमी आपके साथ समझ लो, जो आपको एक ह्यूमन रिस्पेक्ट होती है उससे ज्यादा अगर रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो आप समझ लो कि वो 2 नंबर आदमी है। वो आपको कभी भी जो है ना फंसा देगा। ये मेरा जिंदगी का मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला यार हम जब बंद करेंगे तो हमारे तो पैसे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा देखो यार, आप एक दुकान खरीदते हो 2-5 तो हमने भी यूं समझ के हम काम कर रहे हैं कि ये हमने दुकान खरीद ली है, ये शॉप खरीद ली है इतने करोड़ों रुपए की। को रोलिंग करके जितने कमा सकता हूं वो मेरे हैं, तो आप सुकून में भी रहोगे और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। आपने जो मार्केट में दे दिया उसको भूल जाओ, दैट इज योर, अदरवाइज फॉरगेट इट। अब फॉरगेट करने की अगर हिम्मत नहीं है तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो जाओगे, हार्ट भी हो जाओगे। इससे बेहतर है कि भूल जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, ये हर जिगर वाले का काम, दिल गुर्दे वाले का काम है कि ये सोचे और इस तरह काम करें। ये मशवरा मैंने दोस्तों को दिया। मैंने कहा आप देख के क्रेडिट करें, और अगर क्रेडिट फंस जाते हैं तो उस पर अफसोस ना करें, उसको रोलिंग करने की माल तो वो पैसे तो कभी नहीं आने। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको पहले 100 रुपए का माल दे रहे थे, अब आप 80 रुपए का माल उस पर वसूल करने की कोशिश करो, रोलिंग करते रहो छोटी मोटी उसके साथ, और उससे जितना रिकवर कर सकते हो करते रहो। ये 2 तरीके हैं। तो वो पाकिस्तान में इससे पैसे निकलवा सकते हो, ये बैंक वाले कर सकते हैं, कारोबारी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप एलसी के जरिए करवाते हैं काम, या फिर ये कि कुछ और भी नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं आपकी, पेमेंट सी सप्लाई? आवाज सही नहीं आ रही, थोड़ी आवाज तेज बोलिएगा। हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, कि मैं कह रहा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ बताइए कि वहाँ पे थोड़े से प्रोसीजर ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो रेकमेंड हमेशा किया था कि आप एलसी के थ्रू ही बिजनेस करें। आपकी प्रैक्टिसेस क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस हवाले से? देखें, इंटरनेशनली मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जो प्रैक्टिस है वो हम करते हैं 30% एडवांस और 70% डील ऑफ लैंडिंग होती है। शिपिंग डॉक्यूमेंट आप बैंक को जमा कराते हैं, वहाँ वो बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक वाले उनको देते हैं, हम क्रेडिट आपकी आ जाएगी आपको। दूसरा तरीका एक होता है जो एलसी पे काम होता है, लेकिन एलसी जो है वो बिल्कुल बेकार डॉक्यूमेंट है आज के में। एक कस्टमर था हमारा नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, टर्की में। वो उसने ऑर्डर दिया, इन्होंने माल बना दिया, उन्होंने बोला पिक करें आप माल एलसी पे। तो उन्होंने कहा
आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल नहीं हो सकती, आप एलसी खोलिए। बोला कोई मसला नहीं। उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। आप में आपको ना बैंक इसमें सपोर्ट करती है ना कोई लॉ सपोर्ट करता है इसमें। उस साहब ने टर्की के जो बायर थे उन्होंने ये करा कि उसमें एक क्लोज चेंज करवाया, जहां पे लिखी हुई थी प्राइस फॉर एग्जांपल $3, वहां पे $0 करवा दी और अमेंडमेंट भेज दी एलसी की पाकिस्तानी सेलर को, और उसका बोला माल चढ़ा दें। वो देख के अक्का बक्का हो गया, बोला यार ये तो तो कहने का मतलब है कि एलसी, अच्छा एलसी की दूसरी एक मसला ये है कि बैंक ये बोलता है कि आप जो है ना खुद मुझे वसूल करके देंगे, कुछ नहीं, ऐसी थोड़ा स्टेप कागज है सिर्फ। इस वजह से हम 3070 पे चलते हैं और ये पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, एलसी तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। एक और एग्जांपल दे के फिर आपकी दूसरी बात करता हूँ। एक राइस का केस था हमारे पास। हुआ ये कि हमने राइस एक्सपोर्ट की एक पार्टी को, अफ्रीका की, यूरोप आया था। तो उन्होंने ये करा कि उसमें फॉर्म निकालना शुरू कर दिया, आपने राइस गलत भेज दी, ये भेज एसजीएस से के बाद मैं और छोटे वहाँ पे उनसे निगोशिएट की और डिस्काउंट दिया और वो मसला का हल हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ना ये एलसी का है। इसी का एक और आज भी चल रहा है केस। ये हुआ कि हमसे एक बायर ने, यूरोप का बायर था, उसने राइस परचेज की $50,000 भेजा में एडवांस। अब $50,000 का मतलब आप ये समझोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा बायर है। आपको तो शिपिंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमारे पास पड़ा हुआ है। जब शिप जाके पोर्ट पे लग गई उस वक्त तक ये बातें कर हमें नहीं पता था। जब फिर हमने एक बायर को वहां से पकड़ा, हमने बोला जाओ आप ये बाई कर लो। बोला मैं पहले देखूंगा फिर बाई करूंगा। वो पोर्ट पे गया, बोला माल ही नहीं है वहां, तो माल तो कोई रिलीज करा के ले गया है, सब हो गया। और वो आज भी केस हमारे यहाँ हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो बात ये है कि ये बड़े मामला ऐसे हैं, इसमें लगता ऐसा है अच्छा कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है, यूं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ उसमें आपका प्रॉब्लम भी होता है। और स्पेशली पेरिशेबल आइटम के अंदर तो पाकिस्तानी इसमें बहुत परेशान, फिश में, फ्रूट्स में, क्योंकि ये कैश आइटम होती है। आप 2 दिन भी नहीं उठाते हो आप फंस जाते हो और वो पेमेंट नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सप्लाई चेन पे हमने बात की, इंटरनेशनल लेवल पे भी पेमेंट्स के हवाले से बात हो गई, इन्वेंट्री पे बात हो गई। एक चीज़ जो बहुत मैंने देखा है कि मुश्किल होती है, हम अगेन जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं वो तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब उनकी अप्लाई करने की बारी आती है तो वो बहुत मुश्किल काम है। वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मल्टीनेशनल के अंदर टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खासतौर से एक पाकिस्तानी कंपनी, तो दे हैव देयर ओन वेज। और जिस किस्म की अगेन धोखाबाजी और डिसऑनेस्टी यहाँ पे मौजूद है, तो आपको उसी हिसाब से अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मोल्ड करना पड़ता है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हैं, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड भी सोशल कंप्लायंस के मीट करने होते होंगे। तो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स? पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स से डील करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए क्या हो सकती हैं? इस हवाले से कोई वाकया हो तो वो भी बताइएगा। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ नहीं डील नहीं, कैसे करते हैं? अमूमन ऐसे होता है कि वो तो आपके समझ के एक स्टेक होल्डर है, तो वो एक डिफरेंट साइंस है कि उन एजेंसी से कैसे डील किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
मैं आपके अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपके जो इंडक्शन किसके प्रोसेस हवाले है, से? एम्प्लॉयज़ आपके जो हैं, वर्कर्स जो हैं, प्रोसेस। जी हाँ, आपकी जो टीम्स हैं, हर लेवल पे एक मैनुअल लेबर है, इससे ऊपर आपकी जो है मिडिल मैनेजमेंट है, फिर ऊपर की मैनेजमेंट है, हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। तो उनकी इंसेंटिवाइजेशन के जो प्रोसीजर्स हैं और उनकी जो कैरेटनिस्टिक के प्रोसीजर हैं, जज़ा सज़ा, मतलब किस तरह से आप उनसे परफॉर्मेंस मैनेज करते हैं, इस हवाले से कोई वाक़या हो तो बताइए। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मीटिंग में। अच्छा, देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है कि अगर बात करते हैं तो हमारी अपर मैनेजमेंट हमारे डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, जीएम है, वो सब लोग हैं। फिर उसके नीचे फील्ड जो ऑपरेशंस में होते हैं लोग, वो हैं। अब उनको मैनेज करने का हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और है। हमारे यहाँ मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। नहीं है, उन्होंने कॉम्पिटिशन्स को खत्म कर दिए है किसी तरह। उनके यहाँ प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ चल सकती है, लेकिन जो कंपटीशन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जब फ्लक्चुएशन होती है तो आपको मैन पावर को भी अप डाउन करना पड़ता है उसी हिसाब से, यानी कंसिस्टेंट नहीं चल रही होती चीजें। हम ये करते हैं कि हमारी एक लिमिट तक सिस्टम है, नीचे लेवल है, बिल्कुल नीचे, उसको हम अप डाउन करते हैं कि भाई प्रोडक्शन के हिसाब से मंथली प्रोडक्शन ये है, तो इसके हिसाब से इतने लोगों की जरूरत, इतने लोगों पर क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि कंपटीशन के अंदर सबसे बड़ा अलमिया माजरत के साथ कराची वालों के साथ है। वो ये है कि हम सेल टैक्स में भी हैं, इनकम टैक्स भी देना है, सब कुछ करना है, और पंजाब है या इससे ऊपर लोग हैं, उनके पास ये कोई सिस्टम नहीं है, तो वो उनकी कॉस्ट कम आती है। हमारे अगर हम लेबर को 15 से 20,000 दे रहे हैं, वहाँ बच्चों से काम करा रहे, हमारे पास बच्चों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सीन के अंदर जो स्ट्रिक्टली फॉलो कराची करता है उसको, यहाँ पे 50,000 फाइन है अगर अंडर एज आपने रखा है तो, और वो लेते भी हैं आके। तो ये जब कंपटीशन उनके साथ हो रहा होता है हमारा, तो हम कहीं नहीं कर सकते उसको, हम सिर्फ क्वालिटी बेस पे तो हमारी बहुत सारी मार्केटें इस तरह डाई आउट हो रही हैं, हो जाएगी अगर लेवल फील्ड नहीं हुई। दोनों इंडस्ट्रीज की एक जैसी फील्ड, और ऐसा ही अगर 19% हमारी बिस्किट है, उनसे आप पूछिए, अगर उनकी बिस्किट की जो कंजम्पशन है 70% तो सिर्फ फ्लोर होता है, आटा, जिसपे सेल टैक्स 0 है, और वो खुद सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है अगर, तो उसको 19% सेल टैक्स देना है। और ये एक कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी वो है जो विदाउट सेल टैक्स काम कर रही है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसको सीधा सीधा वो 19% का डिफरेंस तो मिल रहा है ना, उसमें से अगर वो 10% भी मार्केट में दे देता है फिर भी वो 9% बचा रहा है ना। तो रजिस्टर्ड कंपनीज है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाती, और इस तरह ये जो ऑफिशियल प्रॉपर कंपनीज है ना, वो प्रॉब्लम में है अभी। और बहुत इन्होंने कोशिश की गवर्नमेंट लेवल पे बात करने की, समझाने की, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो कुछ होगा। गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, और इसी वजह से जो है वो कराची की इंडस्ट्रीज जो है ना वो डाई आउट हो रही है।
मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, लाहौर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। लाहौर में रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं चल पा रही सही तरह, गुजरांवाला में नहीं चल पा रही, फैसलाबाद में नहीं चल पा रही, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको ये बेनिफिट बहुत बड़ा है और उसकी वजह से वो पूरी इंडस्ट्रीज को तबाह कर। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्शन का सिस्टम है सप्लाई चेन के हवाले से, हमारा ये होता है कि एक हमारी एक दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं और एक पहले स्टोर से लेके और वहाँ रख दिया जाता है ताकि सुबह आके वो काम शुरू हो जाए। इस तरह सप्लाई चलाते हैं। अच्छा, दो सवालात हैं आखिर में, 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं। पहला तो ये कि आपके जो बिजनेस का साइज है वो अगर थोड़ा सा समझने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स बता सकें। स्मेडा अमूमन जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और टर्नओवर को लेके इन दो फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस का साइज डिफाइन करता है। तो हल्के से ऑडियंस के आइडिया के लिए अपने बिजनेस का साइज अगर आप बता सकें। दूसरा ये कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत से लोग आ रहे हैं, खासकर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप का आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आते भी लोग घबराते हैं। और उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि उनका अपना हैसल ज़्यादा होता है, उसमें जो वो कॉस्ट फैक्टर शायद ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा लोगों से आपको डील करना पड़ता है, प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और सेकेंडली ये कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा है फंड रेजिंग का। तो देखा यह गया है कि जितने वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं वो भी सर्विस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। तो बिजनेस साइज के हवाले से बताइएगा कि आपके बिजनेस का साइज कितना है। दूसरा ये बताइएगा एडवाइस के तौर पे कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग साइड पे आना चाहते हैं उनके लिए आपके की क्या नसीहत होगी? देखिए, हम एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम हम करवाते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। उसमें ट्रेनिंग एक डॉक्टर प्रोफेसर जमालुद्दीन हुसैन, he is the head of entrepreneur department in Purdue University Chicago। वो आते हैं एवरी ईयर और एक कोर्स लेते हैं 20 बच्चों के साथ और उनको हम फिर बाद में मेंटरिंग करके उनको ऊपर लेके आते हैं। अब रहा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा, सर्विस के अंदर तो ये होता है ना कि आपने एजुकेशन ली और आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हो। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आईटी हो गई या कोई भी ऐसी चीज। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा जो मैंने जितने भी लोगों को सिखाया, एक बात अटकती है एक्सपीरियंस के बाद, अगर आपको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है या आप उसमें मास्टर नहीं हो तो आप किसी की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप सोचते हो कि ये मेरे लिए काम कर देगा, तो ऐसा पाकिस्तान में थ्योरी नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा। बिजनेस के अंदर या तो आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, पूरा प्रॉपर प्लान बना के आप इन हो पूरे ग्रुप के साथ, तो आप सक्सेस ले जाते हो। वो भी आप सर्वे करते हो कि कंपटीशन कितने हैं, नहीं है, क्या है, क्या प्राइसिंग है, उतनी इन्वेस्टमेंट आप पहले लगाते हो कमाने से पहले। और वो ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो 5 साल के बाद कमाते हैं, 5 साल उनको सिर्फ इसी में करना पड़ता है। इसके अंदर आप छोटे पैमाने पे आ सकते हो, मीडियम साइज का कोई रोल नहीं है। छोटे पैमाने पे इंडिविजुअल बेस पे अगर आपको एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी चीज एक बनाने की और आप उसको खुद बना सकते हो तो आप किसी से भी वो काम भी करवा सकते हो खड़े होके। अगर, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, आपको सेल करना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को सेल तो आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते। तो पहले तो सबसे बड़ा दो ये फैक्टर्स हैं। फाइनेंस इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये दो चीज आप में आती है तो फाइनेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप छोटे से शुरू करके, मैं आइसक्रीम बना दी, उन्होंने फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम, उन्होंने फ्रेश फ्रूट की आइसक्रीम की एक रेंट पे शॉप लेके शुरू की और आज बूम है उसका समर में। किस नाम से? तो इस तरह
अगर आपकी यूनिकनेस आपके अंदर है, ऐसी कोई चीज, कोई एबिलिटी है ऐसी जिसको आप सेल कर सकते हो, तो देन यू कैन डू इट। एक मशहूर वाकया है इनका, KFC वालों का, कर्नल क्या नाम है जो साहब थे, और ये मैंने IBA में ही एक वर्कशॉप में सुना था। 60 ईयर की एज में वो रिटायर हो गए थे और घर में बैठे हुए थे। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनाती थी, और ये ये आपको अपने अंदर तलाश करनी होगी जिससे आप इंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और के, और ये एग्जांपल बहुत सारी ऐसी हैं जब आपने देखा होगा कि बचपन की, जब लोगों को बहुत पैसे मिले थे और ये जो रेनी बिजनेसमैन जिसको कहें, उनके दोस्त यारों ने उनको बिल्कुल दिवालिया कर दिया, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं था। आप ये पैसे लगा लें, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। उस जमाने में फाइनेंस कंपनियां इतनी आ गई थी जिन्होंने लूटा इनको, और ये सब तो फिर आप इंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस कर सकते हो। और एक बात और, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप बिजनेस शुरू करने का सोचें, 1 साल का किचन मनी आपके पास होना चाहिए, आपको फिक्र ना हो। फिर आप फुल फ्लैश अपना दिमाग लगाएं इस पे और 1 साल में आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको घर की फिक्र लगी हुई है और दोनों काम करना है तो इट्स बिट डिफिकल्ट। Thank you very much. That was a very, very, I think, excellent and pertinent advice. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जलाल साहब। मतलब द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, तो ये 1 घंटे का सेशन तो कभी किसी तरह से भी जो इंसाफ नहीं करता उसके साथ, लेकिन ये कि आपका वक्त भी कीमती, यकीनन आपकी दूसरी मसरूफियात हैं, तो गाय बागाए हम कोशिश होगी कि हम अगर बात कर सकें, अगर कैंपस खुलता है तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको जहमत भी दूंगा कि आप हमारे साथ आइए और बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करें। कभी अगर मुमकिन हुआ तो आपसे हमारी दरख्वास्त होगी कि बच्चों को इजाज़त दें कि वो आगे विजिट कर सकें आपकी फैक्ट्री, अगर तो उसमें अगर वो कुछ सीख सकते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अमूमन जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, टॉक्स के आखिर के अंदर एक मोमेंटो दिया जाता है लेकिन ऑनलाइन के अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो अभी फ़िलहाल हम ज़बानी कलामी वर्बल शुक्रिया के ऊपर ही काम चलाते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी इज्जत देते हैं हमें, और आपके स्टूडेंट्स का भी जो हमें इतनी इज्जत देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी उनको गाइड कर सकता हूँ जो मेरी नॉलेज है। और आखिर में ये है कि अगर आप ये रिकॉर्ड किया है तो मुझे अगर भेज दें तो बिल्कुल, ये मैं YouTube चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करके आपसे लिंक शेयर कर लूंगा। और जो आपने आखिरी बात कही कि आपकी तरफ से एडवाइस की फुल ऑफर है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप है वो इसी तरह से कम हो सकता है कि पीपल लाइक यू शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू दीज स्टूडेंट्स। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इस एफर्ट को जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।